दिखाई दी। दोपहर करीबन 2 बजे का वक्त था। हमें जराया ने खबर बताई कि श्रीनगर के नौगाम के इलाके में मुजफ्फर हुसैन बेग को देखा गया है। अपनी अहलिया समेत, अपने बच्चों समेत मुजफ्फर हुसैन बेग मुफ्ती मोहम्मद सैयद के घर में दाखिल हुए हैं। ये वो घर था जहां पे, ये वो घर है जहां से पीडीपी बनी है और मुजफ्फर हुसैन बेग इसके बानी अरकान में शुमार होते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों की सियासत के बीच में मुजफ्फर हुसैन बेग का इस घर में दाखिल होने पर सबके कान खड़ा होना ही थे। हमारे भी कान खड़ा हुए, क्योंकि 2 दरिया के किनारों की बात थी। और इसी सारे के बीच में अभी ये बातें चल रही थी कि एक और जराए ने खबर दी कि महबूबा मुफ्ती जो श्रीनगर में पार्टी दफ्तर में थी, खिंबर जाने के बजाय जहां आजकल वो रहती हैं, वो सीधा नौगाम आई हैं, अपने वालिद के घर आई है। तो बात फिर पते की निकल गई, क्योंकि बात बड़ी थी। मुजफ्फर हुसैन बेग और महबूबा मुफ्ती का एक जगह पे जमा होना सियासत के गलियारों में बड़ी बात हो सकती है, हो सकती थी। और इस वजह से हमारी पूरी टीम, हमारे सारे नुमाइंदे फोन खड़काने लगे, पहुंचने लगे, जाने लगे, बातें करने लगे, पता करने लगे। और पता करते करते बड़ी बात निकल के आ गई। और बात यही निकल के आ गई कि कुछ बड़ी चहल पहल हो रही है। पिछले काफी वक्त से अंदाजा लगाया जा रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो ये उसकी कड़ी तो नहीं है। यही कड़ी मिलाते मिलाते जब बात आगे बढ़ी तो बहुत से सवाल उठ खड़ा हुए, और उन्हीं सवालात में क्या कुछ आने वाले हालात हैं। और साफ तौर पे जब महबूबा मुफ्ती को ईडी ने गिरफ्तार, उनकी वालदा को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, तब मुजफ्फर हुसैन बेग की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कहीं मुलाकात नहीं, कहीं अयादत के लिए नहीं जाना। और आज जब महबूबा मुफ्ती की वालदा के बीमारी की बात आते हुए मुजफ्फर हुसैन वहाँ पहुँचे, तो इसके पीछे कोई सियासत है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक के तेवर बता रहे कि बड़ी सियासत है। और इसी सियासत में क्या कुछ निकल के आता है, मेरे साथी सईद तजम्मुल मेरे साथ इस वक्त लाइव नशरियात में मौजूद है। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि उन्हें इसमें क्या सियासत नजर आती है। बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल। सईद तजम्मुल, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो बताइएगा। तजम्मुल जरा बताइएगा कि आपको इस पे कुछ सियासत नजर आ रही है या रूटीन की प्रैक्टिस थी? देखिए, जिस तरह से आप इस सूरत हाल को देखते हैं कि मुलाकातें जो है वो शुरू हो गई है। देखिए, 4 अगस्त 2019 के बाद ये मुजफ्फर हुसैन बेग का काफिला जो है अपने फैमिली के साथ जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के घर पहुंचा नौगाम, और तसद्दुक मुफ्ती के रिहाइशगाह पे जो है मुलाकातें शुरू हुई। इसे एक शुरुआत कह सकते हैं, कोई आम मुलाकात बिल्कुल नहीं है। और इस मुलाकात के पस मंजर में जब सियासी लीडरान कहते हैं कि बेग साहब का, क्योंकि बेग साहब एक बजाते खुद एक इंस्टीट्यूशन है, एक बड़ी शख्सियत, मुमताज शख्सियत के मालिक हैं, और वो ऐसे में हमारा सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। बहुत ज्यादा तबसरे हुए, बहुत कुछ बातें हो गई। क्या पीडीपी में वो रिज्वाइनिंग की जो बातें हो रही थी, क्या ये उसकी कड़ी है? बिल्कुल है। और ये शुरुआत जो है ये मुजफ्फर हुसैन बेग साहब ने खुद इसकी पहल की है। अगर हम इस मामलात को देखें, महबूबा मुफ्ती वहां जाती तो हम कहते हैं कि शायद कुछ मामला वन वे चल रहा है, लेकिन ये बोथ वे चल रहा है। और इस मुलाकात में मैं आपको यकीन के साथ कराऊं कि जब हमने इस खबर को ब्रेक किया मुख्तलिफ शोज में, या आपके साथ मेरा सोशल मीडिया का टिक टैक हुआ, उसके बाद जो पस मंजर में मुझे लगा कि इसकी मुलाकात जो है ये बड़ी अहम है। और इस मुलाकात के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडरशिप है, जो मुमताज शख्सियत के मालिक होने के बावजूद उन्होंने पार्टी से किनारा कशी इख्तियार की। मुझे लगता है कि शुरुआत हो गई है, और आहिस्ता आहिस्ता आज की इस मुलाकात के पस मंजर में आइंदा कुछ दिनों के बाद इसके नतायज आप देख पाएंगे, जो आपको मीडिया के जरिए और बाकी तौर तरीकों के जरिए आपको देख पाएंगे। जिस तरह से बेग साहब की आज मुलाकात हुई है, अगर जराए का यकीन किया जाए तो शुमाली कश्मीर बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ, पार्लियामेंट चुनाव डिस्कस हुए, और आने वाले वक्त में जो रंजिशें, जो खलिश थी, जो दूरियां थी, उन फासलों को कम करने की मुख्तलिफ तरीकों से कोशिश की गई। और यकीन माने कि दोनों तरफ से ट्रैफिक जो है वो बोथ वे चला है, और आने वाले वक्त में इसके नतायज जो है आप देख सकते हैं। तजम्मुल, हर चीज के प्लस और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स होते हैं। इस मुलाकात को आप पीडीपी के लिए प्लस पॉइंट देख रहे हैं, नेगेटिव देख रहे हैं? देखिए, एक बड़ा कप्तान टीम से बाहर था, और बड़ा कप्तान जो है दूसरी टीम में भी नहीं गया है, और उसके बाद उसकी वापसी हो जाती है। एक तरफ से पार्टी के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग हैं जो इंडिविजुअल पॉलिटिक्स को ज्यादा तरजीह देते हैं और इंडिविजुअलिटी को ज्यादा मानते हैं। 10 लोग इसको कहेंगे कि बेग साहब चले ही कब गए थे,
बेग साहब ने तो अपना रोल महदूद कर दिया। और पीडीपी में जो परेशानियां हुई, जो पीडीपी के अंदर की सियासत है, हो सकता है कि उसको और बेहतर करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जहां एक तरफ इसको पीडीपी के लिए, लेकिन जो परसेप्शन बाहर जाएगा आपकी और मेरी इस इंटरेक्शन का और बाकी सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनलों के जरिए, अखबारात के जरिए, मुझे लगता है कि उसमें 50-50 के हिसाब से चलना होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिस सब्र के साथ, जिस बड़ी जुलूस के साथ महबूबा मुफ्ती पार्टी के आगे चलाने के लिए नौजवानों को मौका देती रही, अगर वापसी लीडरशिप की हो जाती है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से इसका मनफी मस्बत असर पड़ सकता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन एज इंस्टीट्यूशन, एक पार्टी आप देखते हैं, मुफ्ती साहब के जाने के बाद मुजफ्फर बेग साहब को यह जिम्मेदारी थी कि वो पार्टी को इकट्ठा करे, क्योंकि हालात कुछ मुख्तलिफ तरीके से हुए और सियासी सूरत हाल के बीच में एग्री नहीं हुआ। बीजेपी जो पीडीपी की पॉलिसी थी वो मुत्तफिक नहीं थे, वो अलग हो गए। उसके बाद काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हुए। मुझे लगता है बेग साहब की उनके घर जाने के माने जो हैं वो सियासी तजुमल, आज एक सवाल मैं जानना चाहूंगा। कश्मीर में नौजवान अब आगे आ चुके हैं। आज से 15 साल पहले जो नौजवान वोट नहीं डालता था, जो वोट के काबिल उम्र का नहीं था, अब वो वोट डाल रहा है। बेग साहब की सियासत अब बहुत पुरानी हो चुकी है। वो माना वो बारहटला है, वो बौखीचे, लेकिन उसके कुछ सियासी इकदाम जो हैं, जिस तरह पार्लियामेंट में उनका बयान, बाकी बयान 370 वगैरह, कुछ नौजवान जो हैं वो उनकी उस सियासत से मुतफिक नहीं है। और आमतौर पे एक राय ये भी थी कि महबूबा मुफ्ती नौजवानों को सियासत में लाना चाहती है। तो ये नौजवान जो हैं इससे मुतनफर तो नहीं हो जाएंगे पीडीपी से? देखिए, बिल्कुल एक तबका ऐसा है। देखिए, बेग साहब ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर, लोकसभा मेंबर और उसके बाद कई ओहदों पर काम किया। इस तंजीम को बनाने में बेग साहब ने बड़ा कलीदी रोल अदा किया। ये नहीं है कि ये तंजीम बनाई थी, और जब तंजीमें बनाई गई तो कैबिनेट मिनिस्ट्री में फाइनेंस मिनिस्टर का रोल मुजफ्फर हुसैन बेग साहब ने, जम्मू कश्मीर को कितने फाइनेंशियल डेफिसिट थे उसको बाहर निकालने की कोशिश की, न्यूमेरिकल और मैथमेटिक्स के साथ साथ। देखिए, एक तबका है जो ये चाहता है कि नए लोग आए सियासत में, लेकिन कहां से आए, कितने आए, आप गिन लीजिएगा कहां से। देखिए, जो सियासत में एक सीनियर सियासी रहनुमा कर सकता है, वो सियासी रहनुमा नहीं जो तंजीमी ओहदों पे रहा हो, वो जिन्होंने जीत के दिखाया हो, जो मिनिस्टर रहा हो, कैबिनेट में रहा हो। आपको तवील तजुर्बे की जरूरत है। देखिए, एक तबका हो सकता है कि वो ये इत्फाक ना करते बेग साहब से, उनकी अहलियत से या बाकी लोगों से, लेकिन दूसरा तबका ये भी कहता है कि बेग साहब के आने के बाद जो रौनकें पार्टियों में खत्म होने लगी, जो एक मकाम पार्टी का होता था। मुझे याद है कि जब बेग साहब यूपीए 1 यूपीए 2 में थे पीडीपी के साथ, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह उनसे सलाह मशवरा हासिल करते थे इक्तिसादियात को कैसे बेहतर किया जा सकता है। मुझे लगता है ऐसे लीडरान का अभी चलिए, बहुत शुक्रिया। आपसे दोबारा आएंगे, बांडीपोरा की बात भी करेंगे, लेकिन पहले आपसे अभी इस प्रोग्रेस न्यूज में आपका जुड़े रहिएगा। आप हमारे साथ अगली खबर में आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन आपको पीडीपी के बाद दूसरी खबर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बताएंगे। और आपने पीडीपी की खबर सुनी। शहर श्रीनगर में ये सब उथल पुथल, या नौगाम के इलाके में सब हलचल हुई, और ये हलचल आगे जाके कहाँ रुकती है या आगे बढ़ती है, देखने हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगली खबर बांडीपोरा के झील वुलर के किनारे से आज हमें देखने को मिली। झील वुलर के किनारे बांडीपोरा में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान का इजलास था, और इजलास में यहाँ फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद उमर अब्दुल्ला थे। तस्वीर में आप हिलाल को भी देख रहे हैं। हिलाल अहमद लॉन जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल्का इंतखाब सोनवारी से बड़े लीडर के तौर पे उभर कर आए हैं, और एडवोकेट नज़ीर भी आपको नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे लोगों की एक तादाद जो है ये बयान कर रही है कि बांडीपोरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कितना दबदबा है, कितनी ताकत है। अली मोहम्मद सागर भी आपको तस्वीर में नज़र आ रही है, नासिर असलम वानी भी नज़र आ रही है। लेकिन इस आज के इस मंच से, स्टेज से वो कुछ भी हुआ जो कभी देखने को नहीं मिला, वो नहीं होना चाहिए था जो यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन उस तक आने से पहले आपको बताते चले, उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की सरकार की तनकीद भी की। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को भी निशाने पर रखा। कुछ नया बयान जो है उमर अब्दुल्ला ने आज भी नहीं दिया, और नज़ीर अहमद खान गुरेजी भी यहाँ पे मौजूद थे। नज़ीर खान गुरेजी ने अपनी तकरीर में अपोजिशन की बात तो नहीं की, लेकिन बीजेपी से लेकर दूसरे मामला तो बातों पर आते नहीं, हम उनको यहाँ टिकने नहीं देते। हमने उनको फिलहाल अभी महीना नहीं हुआ, करगिल में बुरी हाल का सामना करना पड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की वजह से। इसलिए
सुनील शर्मा जैसे लोग जो है हमें ताना देते हैं। तो अगर उनको लगता कि उनके पास कोई सबूत हो इस बात को साबित करने के लिए कि हम एंटी नेशनल हैं, उन्होंने अभी तक हमें बंद किया होता है ना सरकार। हमें बीजेपी वाले ये उमर अब्दुल्ला का कहना था, बीजेपी की तनकीद की, मुलाजमीन की बात की। लेकिन आपको बताते चलें, मुलाजमीन के हक की बात करते करते आज उन्होंने हक मारने की बात भी की है। बांडीपोरा के अपने स्टेज से उन्होंने पार्टी के जिला सदर गुलाम रसूल नाज को पार्टी से बाहर निकालने का ऐलान किया। इस कन्वेंशन में उनकी शामिल ना होने पर, गुलाम रसूल नाज के शामिल होने पर उन्हें बर्खास्त किया गया। ना सुना न जाना न कुछ, सीधा स्टेज पे गए, किसी वर्कर ने बताया कि गुलाम रसूल नाज नहीं आए, फटाफट में उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया। उनको पार्टी से बर्खास्त करते हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन सवाल उमर अब्दुल्ला से हम जरूर पूछना चाहेंगे कि गुलाम रसूल नाज उम्र लगभग 70-75 साल की, पिछले 60 सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर, पिछले 60 सालों के दौरान 2 इंतखाबात लड़ते हुए 2 बार इलेक्शन जीतने वाले गुलाम रसूल नाज, क्या पब्लिक मंच से उन्हें इस तरह बेइज्जत किया जा सकता था? यही मामला हमने आज उठा रखा है और इसी मामले को लेकर मेरे साथ खुद गुलाम रसूल नाज साहब इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद है और तजम्मुल भी मेरे साथ ज्वाइन करेंगे बांडीपोरा, इस बांडीपोरा के मामले, क्योंकि बांडीपोरा की सारी खबर को तजम्मुल पूरी तरह से। नाज साहब अगर मेरे साथ जुड़ चुके, नाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज साहब आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नाज साहब, आज आपको इस स्टेज से उमर अब्दुल्ला ने सरेआम आपके वर्कर्स, आपके पार्टी मेंबरान की मौजूदगी में बर्खास्त किया। अब आपको साहब जाहिर है बुरा महसूस हो रहा होगा, 60 साल आपने, जरा हमें बताइए वजह क्या है, आप उस स्टेज पे क्यों नहीं गए थे आज? मैं वजह बताऊं, मुझे मालूम नहीं कि यहाँ कन्वेंशन था तंजीम का, क्योंकि जो हमारा यहाँ का ये कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है नजीर अहमद मलिक, उसने कोई तालमेल तंजीम के साथ नहीं रखा, ना हमें बताया कुछ, न ब्लॉक प्रेसिडेंट को मुतल्ला किया और न पंचायती जिला सदर मुझे मुतल्ला किया, न फोन किया, न कोई चिट्ठी भेजी, न कुछ का इतला दी कि हमें कन्वेंशन है। अगर ये साबित होगा कि उसने हमें चिट्ठी भेजी या कोई टेलीफोन किया तो हमें जो भी सजा मिलेगा हम बर्दाश्त करेंगे। ना साहब, क्या आप पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों पे पिछले दिनों रहे हैं, मशगूल रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस मुखालिफ सरगर्मियों में? ना वो तो सवाल ही मैंने तो चलिए आप नहीं रहे। मैं एक और सवाल, मेरे साथ सईद तजम्मुल मेरे साथी हैं बांडीपोरा को, ये आपके आज के इस पूरे वाक्य को कवर करे थे। तजम्मुल से मैं बाद में जाऊंगा, पहले नाज साहब, अब आपका क्या प्रोग्राम है? आपको जिस तरह से पब्लिक स्टेज से लोगों के सामने, आपके कारकुनों के सामने, जो जिनके आप लीडर हैं वहां पे, उनके सामने आमतौर पर वहां बांडीपोरा के लोग किए थे बेइज्जत करके किया गया, इसके बाद आप क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं या पार्टी छोड़ चुके हैं या कुछ और फैसला लेने वाले? मैं बराबर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अदना सा वर्कर हूँ और रहूंगा अदना सा वर्कर और काम करते रहूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूँ, मैंने बचपन भी इसी में गुजारा, जवानी भी इसी में गुजारा और बुढ़ापा भी इसी में गुजारा। जो कुछ मुझे इनसे हिदायत मिला मैंने उसकी अमल तो आज का जो आपको स्टेज से आपका नाम लेके ये हाल किया गया, उसका आपको दिल को ठेस लगी ना? ना जी, ठेस नहीं लगता, इसलिए कि मेरे ख्याल में जब तक मेरा अंदाजा है ये अंदरूनी मसला है, घर का मसला है। अगर बाहर भी बताया, वही तो हम भी कहते हैं कि मामला अंदरूनी था, या आपको घर पे उमर साहब आपको बुला के आपको पार्टी से बेदखल करते, आपको छोटा करते, आपका लेते वो था, लेकिन स्टेज से जो हुआ, आपकी इज्जत है, आप पोते पोतियों वाले हैं, आप थोड़े ये कोई 20-25 साल के कोई नौजवान है तो आप बस जिसका कोई आगे पीछे नहीं, आपकी तो इलाके 2 टाइम MLA हैं आप। मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक बात मैं आपसे गुजारिश करूं कि हमारी एक वफद उमर साहब के पास चली गई, लेकिन उमर साहब बाहर थे दिल्ली, वहां था फारूक साहब से मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट और कुछ सीनियर लीडर मिले कि उन्होंने कहा कि हमें खातिर में नहीं ले आता है ये इन्हें कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज नजीर साहब। तो उसने कहा
जरा ये नाज साहब को ये मिला मुझे फोन पे। फारूक साहब ने मुझे फोन किया, कहा कि आपको कोई मालूम है कन्वेंशन का? मैंने कहा कोई चिट्ठी नहीं मिली, कोई फोन नहीं मिला, मुझे कोई इतला नहीं मिला। उसने कहा कि न फारूक साहब की बात हो गई है, फारूक साहब की बात हो गई है। हाँ, फारूक साहब ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया नाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये गुलाम रसूल नाज थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के। मेरे साथ सईद तजम्मुल है, 2 टाइम सईद तजम्मुल। एक सवाल है, उमर अब्दुल्ला कल मुलाजमीन की बात करे थे, हक की बात करे थे, इंसाफ की बात करे थे। आज भी उन्होंने मुलाजमीन की स्टेज से बात की, लेकिन इसी स्टेज पे जो किया उन्होंने, क्या गुलाम रसूल नाज साहब इसी जो उनके साथ बिहेव हुआ इसी के मुस्तहक थे? रूला होता तो शायद गार नहीं जाते। आगा सईद रूला ने बमा की दोहल कहा कि उसका तंजीम के साथ कोई मतलब नहीं है। जिस वक्त 4 अगस्त 2019 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को सियासी जदोजहद करनी चाहिए थी, आगा सईद रूला ने कहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी नहीं हो पाई, इसलिए वो चीफ तर्जमान, चीफ स्पोक्स पर्सन और तंजीमी ओहदों से मुस्तफी हो रहे, तंजीम से चले गए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा कहा कि आगा सईद रूला सब हमारे साथ मौजूद हैं। जहां आपको तंजीम की प्रायोरिटी है वहां आपको बंदे को निकालेंगे नहीं, जहां आपको तंजीम में प्रायोरिटी नहीं है वहां आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। कुछ वक्त पहले इसी बांडीपोरा से एक नौजवान इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का लड़का जो है पीसी में चला गया, वापस आ गया, न तब चर्चा थी न अब चर्चा है। यानी कुछ प्रायोरिटीज ऐसी है, नाज साहब की सियासत को अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो तकरीबन अलविदा कह चुके हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एडवोकेट नजीर मलिक साहब को यह जिम्मेदारी दी। दिक्कत यह है कि जिला सदर को पता होना चाहिए था कन्वेंशन है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का अंदरूनी मामला है, लेकिन एक चीज जो है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले कुछ दिनों से बता रही है कि ग्राउंड पे हमारे साथ लोग हैं, हमारी वेव चल रही है? कहीं उमर अब्दुल्ला उसी एरोगेंस में बह के आप कहते हैं कि ठीक है आ गया तो आ गया, नहीं आ गया तो निकल आए? क्योंकि अगर ये बाहर जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, ये वोट 1000 लेके तो बाहर जाएंगे, ये अकेला थोड़ा ही जाएगा, इसके भी फॉलोअर्स होंगे, 2 टाइम MLA जाने। तो ये कोई एरोगेंस वगैरह तो नहीं आ गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, हमें ताजदार, हमें सब कुछ? देखिए, बिल्कुल तकरीबन ये जीता जागता सबूत आपको मिला। और जिस अंदाज से नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्टेज से नहीं, घर से ऐलान करना चाहिए था, बाद में तीसरे दिन प्रेस रिलीज जारी किया जा सकता था। और इससे जो जम्मू कश्मीर में इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कि गुज़िश्ता 20-15 बरसों से बंजर बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, उस्मान साहब वर्सेस PDP, और तीसरा कोई इसमें दावेदार ही नहीं रहा इस कैपिटल कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस फेस चेंज कर रही है, तो इसका इम्पैक्ट होगा, इसका इम्पैक्ट होगा। नाज साहब इज प्लेइंग 1:all। एक तरफ उनकी बहू जो है डॉक्टर बिल्किस वो मैदान में जा रही है, उसका कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं सकता है एडवोकेट नजीर साहब के साथ। दूसरी तरफ नाज साहब कहता है मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हूं। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नाज साहब की सियासत को बहुत पहले खैराबाद कहा था, जब अब्दुल्ला वानी PDP से निकलकर NC में आए थे, उन्हीं को मैंडेट मिला था। लेकिन गालिबन ये मतलब है कि नाज साहब अब इस बात को समझने से कासिर है, या उसकी मोहब्बतें और जज्बात जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, खुलेआम तो कह दिया गया कि आप चले जाएं, आप पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में है, और कई जगह पे सबूत शवाहिद भी है। मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का शिकार ना हो जाए जिस तरह से कल के आलमी कप के एक मुकाबले में। बहुत शुक्रिया तजम्मुल, बहुत शुक्रिया। ये कॉन्फिडेंस है। छोटा सा तिजारती वक्फा लेना पड़ेगा, हम लेंगे एक छोटा सा तिजारती वक्फा।